हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, अभी तक हम आपको चैप्टर नंबर 1 से लेके 5 तक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चों प्रोवाइड हम करा चुके हैं। आई होप कि सभी चैप्टर्स के आपने अभी तक हमने आपको जो प्रोवाइड कराए हैं क्वेश्चंस वो सभी अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे। आज चैप्टर नंबर 6 अवकलन के अनुप्रयोग के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बच्चों हम सॉल्व कराने वाले हैं। तो यहाँ से भी मैनी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं, तो आप इन्हें अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा। ओके बच्चों, तो आइए देखते हैं कौन कौन से वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 6 के देखिए फॉर्मूले वगैरह तो आपको पहले से प्रिपेयर होंगे ही, खैर क्योंकि हमने पूरा चैप्टर कराया है बच्चों। यहाँ पर देखिए पहला जो प्रश्न है वो ये है कि एक वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है प्यारे। ठीक है, वृत्त की त्रिज्या कितनी है? r बराबर 6 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर है और r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर बतानी है भाई। r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर। ठीक है, r के सापेक्ष यानी कि अगर उसकी त्रिज्या जो है 6 सेंटीमीटर है तो उसके क्षेत्रफल में जो परिवर्तन होगा उसकी त्रिज्या के सापेक्ष वो किस हिसाब से होगा यार, कितना सेंटीमीटर प्रति सेकंड या जो भी है वो होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, एक्चुअली क्षेत्रफल में हमें यहाँ पे परिवर्तन निकालना है। ठीक है, और वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पता होना चाहिए पहले आपको। ठीक है, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन हमसे पूछा है r के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। ठीक है, फिर उसका करना है डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू r, क्योंकि इसने साफ साफ सवाल में कहा है कि r के सापेक्ष कह के चल रहा है वो कि r के सापेक्ष निकालना है, तो r के सापेक्ष उसका हम अवकलन करेंगे। ठीक है भाई, चलिए भाई तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है भाई, r के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए आप, तो a का करेंगे अवकलन तो क्या होगा बच्चों, dA ओवर dr, r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा 2 पाई r और फिर r का हो जाएगा 1, क्योंकि r का अवकलन r के ही सापेक्ष 1 होता है। r का हम किसी और के सापेक्ष कर रहे होते, जैसे x के सापेक्ष करते तो dr ओवर dx होता, बट r जिसके सापेक्ष अवकलन होता है उसका जो अवकलन है वो 1 ही होता है। तो r के सापेक्ष हो रहा है तो r का अवकलन 1 हो गया। अब परिवर्तन निकालना है क्षेत्रफल में, तो dA बटे dr क्या है, क्षेत्रफल में परिवर्तन, और यहाँ पे 2 पाई r की वैल्यू हमें पता है कितनी है 6, तो dA ओवर dr बराबर 2 पाई r की वैल्यू 6 दूनी 12 पाई। ठीक है, 6 दूनी 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये उसके क्षेत्रफल में बच्चों परिवर्तन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है प्यारे, 12 पाई क्षेत्रफल में r के सापेक्ष पूछा है। यस, तो प्यारे यहाँ पर जो है सेकंड नहीं आएगा, अगर समय के सापेक्ष परिवर्तन पूछता तो सेकंड आता, r के सापेक्ष पूछा है, r क्या है 6 सेंटीमीटर, r का मात्रक क्या है सेंटीमीटर, तो यहाँ नीचे सेंटीमीटर आएगा, तो आप चाहो तो इसे काट भी सकते हो या छोड़ दीजिए। देखिए नीचे सेंटीमीटर क्यों आ रहा है, a बता रहा है एरिया को, तो एरिया का मात्रक ऊपर 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर बटे dr, r के सापेक्ष, और r का मात्रक सेंटीमीटर तो बटे में फिर यहाँ सेंटीमीटर आएगा, t होता तो t आता। क्लियर, मतलब कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से उसका जो है क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा सर्कल के क्षेत्रफल में। ठीक है बच्चों, चलिए उसके बाद इसने बच्चों एक सवाल अगला दिया है, एक उत्पादन की x इकाई के विक्रय से प्राप्त कुल आय में rx दे रखा है हमें। ठीक है, और x बराबर 15 पर सीमांत आय निकालनी है बच्चों। देखिए ये सीमांत आय वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। सीमांत आय के लिए मैंने स्पेशली आपको एक नोट्स लिखाया था, अगर आपको कुल आय दे रखी हो और सीमांत आय पूछी हो
तो उस कोलाय का डिफरेंशिएशन आप कर दीजिए, उसका डैश निकाल लीजिए और जिस पॉइंट पे आपसे निकलवा रहा है उस पॉइंट को उसमें लगा दीजिए। दैट्स इट, फाइनल आपका आंसर। ठीक है, तो इसको भी हम बिल्कुल एज इट इज करेंगे, बिल्कुल वैसे चैप्टर पढ़ाया, सब क्वेश्चन वैसे होने वाले हैं। देखिए, एक उत्पादन की x इकाइयों के विक्रयों से प्राप्त कुल आय रुपए में हमें दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 2, कुल आय रुपए में RX बराबर 3x² प्लस 36x प्लस 5 और x बराबर 15 है तो सीमांत आय निकालने। x बराबर 15 और पूछी कौन सी है, सीमांत आय। सीमांत आय, तो जो सीमांत आय जो होती है वो R' होती है प्यारे। क्या होती है, R', मतलब जो RX कुल आय है उसका जो है एक बार आप अवकलन कर दीजिए तो जो निकल के आएगी वो R' आएगी और किस पॉइंट पे निकलवा रहा है फिर वो पॉइंट आप लगा दीजिए उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लगाएंगे तो सबसे पहले R' निकालेंगे तो इसे समीकरण नंबर 1 डाल दो। यहाँ लिखिए आप समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो भाई अवकलन करेंगे RX का तो ये हो जाएगा R' बराबर, यहाँ पर 3x² है तो इसका इसमें गुणा 3 दूनी 6x प्लस 36 और x का 1 और प्लस कांस्टेंट का क्या हो गया 0। R' बराबर 6x प्लस 36, 6x प्लस 36। ठीक है प्यारे, ये आ गई R'। अब हमें निकालना है x बराबर 15 पर। ठीक है प्यारे, x बराबर 15 पर, तो R' ये क्या लगाने वाले हैं 15 बराबर 6 गुणा 15 प्लस 36, तो सॉल्व करेंगे 15 पंजा 75, 15 छक्के 90 प्लस 36 बोले तो 126। ये आ गई उसकी सीमांत आय। ठीक है, ठीक है बच्चों, क्लियर ना। जब भी कभी आपको कुल आय दे रखी हो, सीमांत आय पूछी हो, तो कुछ नहीं करना है, जो भी आपको फंक्शन दिया है कुल आय वाला उसका डिफरेंशिएशन करना है। जिस पॉइंट पर फाइंड आउट करा रहा है डिफरेंशिएशन करके जो मिले हमें उसमें उस पॉइंट को पुट अप कर दीजिए, आपका आंसर आ जाने वाला है। ठीक है, तो इस प्रोसेस से आप गुजरिए, आप आराम से बच्चों आंसर आ जाने वाला है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, इतना आप हाइपर मत होइएगा कि यार कैसा क्वेश्चन आएगा, बड़ा घबराए नहीं यार। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं कि बच्चों को ज़्यादा ही दिक्कत दें। अब बच्चा बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है तो देखिए वो तो आप भी समझदार हैं, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप थोड़ा किताब भी अच्छे से पढ़ रखी है तो आप आराम से एग्जाम कराएंगे, और आपको नंबर को ज़्यादा ही अच्छा लाना तो फिर से मेहनत तो आपको खैर करनी पड़ेंगी, कंसोल्ट पेपर पढ़ने पड़ेंगे, प्रैक्टिस सेट्स पेपर लगाने पड़ेंगे आपको, ये लास्ट ईयर के सारी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है इसमें बच्चों, हमें दिया है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या की बेलनाकार टंकी हमें दे रखी है, उसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से गेहूं भरे जाते हैं। उस टंकी में गेहूं भरे जा रहे हैं 14 सेंटीमीटर क्यूब प्रति घंटा के हिसाब से। भरे गए गेहूं की गहराई की वृद्धि हमें बतानी है, यानी भरे गए गेहूं की गहराई में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है भाई, चलिए तो देखिए बच्चों, पहले तो यहाँ पे मैं जो दे रखा है वो लिख लेंगे आर वगैरह हमें। ठीक है, और गहराई आप मान लीजिए, गहराई मतलब ऊंचाई निकालनी है, कुल मिला के बात ये है हमें टंकी की। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ पर जो दे रखा डिटेल पहले वो लिख लेते हैं। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या, बेलनाकार टंकी की त्रिज्या R बराबर 10 सेंटीमीटर है प्यारे, नहीं 10 मीटर है ना, ओनली मीटर। चलो
10 मीटर है। और बेलनाकार टंकी में 14 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से जो है क्या भरा जा रहा है बच्चों, 14 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से जो है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा की दर से गेहूं भरे जा रहे हैं। यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है। तो आयतन में परिवर्तन दे रखा है, टंकी के आयतन में परिवर्तन कह सकते हैं dV/dt है बच्चों। ये dV/dt बराबर 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा। ठीक है प्यारे। अब आगे क्या बोल रहे हैं, भरे गए गेहूं की गहराई में वृद्धि की दर बतानी है। गहराई में वृद्धि की दर बच्चों हमसे पूछी है। तो देखिए क्या करेंगे, बहुत आसान सा सवाल है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से हो जाने वाला है। सबसे पहले तो बच्चों आयतन में परिवर्तन की दर आप एक खुद निकालो और एक हमें ये दे रखा है। ठीक है भाई, चलिए तो यहाँ पे हम लिखते हैं बच्चों सबसे पहले बेलनाकार टंकी का आयतन माना गहराई मान लीजिए आप पहले तो बराबर h। तो टंकी का आयतन v बराबर, टंकी बेलनाकार है तो πr² h होगा, πr²h। यहाँ पर आप इसका अवकलन करिए अब। ठीक है, t के रेस्पेक्ट में, तो dV/dt बराबर 2 पाई तो है, ठीक है, और πr² और h का हो जाएगा dH/dt। अब बच्चों देखिए dV/dt की वैल्यू हमें गिवन है 314 मीटर क्यूब प्रति घंटा और बराबर पाई आर की वैल्यू कितनी है प्यारे, 10 का वर्ग 100 dH/dt। अब इसको आप काट पीट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको डिवाइड में लाएंगे 314/100 पाई, 314/100 पाई dH/dt। ऊंचाई में परिवर्तन हमसे पूछा है, ऊंचाई यानी गहराई में कितना परिवर्तन हो रहा है। यहाँ पे लिख भी सकते हैं आप, गहराई में परिवर्तन पूछा है, गहराई में परिवर्तन कितना होगा। तो dH/dt एक तरीके से हमें निकालना है। तो भाई सॉल्व करें, यहाँ पे तो 2 से कट जाएगा ये तो, या फिर पॉइंट, या आप यहीं भी ऐसा करो, काटो पीट मत करो तुम आप यहाँ पे। 314 बटे पाई की वैल्यू लगाओ 22/7। ठीक है, पाई की वैल्यू लगाओ 22/7 और गुणा 100। तो अब इसको काटो, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कटेगा 15, 2 7 14, 157 बार। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए 11 से और कट सकता है क्या, ये 11 कम 11 और बचे 4, नहीं फिर नहीं कटेगा प्यारे, 7 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 7 7 49, 7 पंजे 35 और 4 39, 7 एकम 7 और 3 हासिल 10/11 गुणा 100 बराबर dH/dt। अब आप देखिए 11 से भाग भी दे सकते हैं, तो 11 नंबर 99 बचे आपके 10, तो फिर 109 हो गया, 11 नंबर 99 पॉइंट फिर 99 इतना बटे 100 बराबर dH/dt। ठीक है, और आप इसमें 100 से भाग देंगे तो पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा जो है, तो आपका आ जाएगा 0.99 बराबर dH/dt। इस इतने सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आप ऐसे पॉइंट में मत निकालिए, नॉर्मली काट पीट करके छोड़ दीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमें आयतन में परिवर्तन दिया था, एक आयतन में परिवर्तन हमने खुद निकाला और उस आयतन में परिवर्तन की जगह उसकी वैल्यू लगा दी और सॉल्व किया और h की वैल्यू आ गई, उसकी h में परिवर्तन आ गया इतना, यही हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे, तो कॉन्सेप्ट पे अगर आप फोकस करें तो कोई खास दिक्कत आपको नहीं जाने वाली है। और देखिए किताब में अगर ये कह रहे हैं, किताब में जो वैल्यू है, देखिए किताब के अकॉर्डिंग अगर आप लगाएंगे पाई की वैल्यू तो फिर दूसरा आंसर आ रहा है, मतलब जो हमने आंसर शीट में से लिखा है आंसर,
उसमें क्या किया उन्होंने, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगाई है। तो देखिए आप पाई की वैल्यू 22/7 नहीं लगाएंगे तो फिर यहाँ से दोबारा आ सकते हैं, जैसे 314 बटे पाई की वैल्यू लगाई है 3.14 और इंटू 100 इज इक्वल टू DH/dt। तो पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 100 बढ़ जाएगा, इससे कट जाएगा, 100 से 100 कट गया, 1 आ गया DH/dt। ठीक है, इतने सेंटीमीटर प्रति घंटे की दर से उसमें परिवर्तन हो रहा है। तो आप डिपेंड करता है आपके ऊपर, पाई की वैल्यू कोई सी भी लगा सकते हैं, जैसे किताब में दी जो आपको क्वेश्चन पेपर में दिए हो आप वो लगाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ें और अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित, आगे कहा है बच्चों, एक वक्र दे रखा है हमें, इस पर अभिलंब की हमसे प्रवणता पूछी है बच्चों, x = 0 पर अभिलंब की प्रवणता। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, प्रश्न नंबर है आपका 4। वक्र दे रखा है भाई, वक्र क्या है, y = 2x³ नहीं 2x² है प्यारे, ठीक है, प्लस 3 sin x के x = 0 पर अभिलंब की प्रवणता। x = 0 पर क्या निकालना है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता निकालनी है। देखिए अभिलंब की प्रवणता मैंने आपको बहुत बार सिखाई है यार निकालना, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उससे पहले मैंने आपको एक चीज़ निकालना सिखाई होगी, अभिलंब की अगर आप प्रवणता निकालना चाहते हैं तो पहले आपको स्पर्श रेखा की, टेंजेंट की जो है स्लोप फाइंड आउट करनी पड़ेगी, प्रवणता फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, आप उससे निकाल लेंगे, फिर आप जो है आराम से यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हैं भाई इस चैप्टर में हम, तो जो भी हमें फंक्शन गिवन होता है, जो भी हमें कर्व या इक्वेशंस गिवन होती है, उसका पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। और पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर दे रखा है तो अच्छी बात है, पॉइंट दे रखे हो तो उन पॉइंट पे उसकी वैल्यू निकालते हैं, वही हमारी m होती है, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। और अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए, अभिलंब की प्रवणता बराबर -1/, स्पर्श रेखा की प्रवणता, आराम से आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले इस वक्र को लेते हैं प्यारे, इस वक्र का आप जो है अवकलन करिए, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 डाल दो। तो समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का होगा dy/dx बराबर 2 दूनी 4x 3 sin x का अवकलन cos x। ठीक है, इस तरीके से तो dy/dx आ गया। अब x = 0 पर तो dy/dx बराबर 4 × x की वैल्यू 0 प्लस 3 cos 0। ठीक है भाई, तो यहाँ पर हम dy/dx निकालेंगे तो सॉल्व होकर क्या मिलने वाला है, तो 0 हो गया। 3 cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो dy/dx की वैल्यू आ गई प्यारे 3। ठीक है, इतना ये dy/dx आ गया। सबसे पहले क्या किया, इसका 2 दूनी 4x, ठीक है, और फिर 3 sin x का cos x, फिर हमने x = 0 पे निकाला, यहाँ पर लिख सकते हैं आप @x = 0, यही हमारी प्रवणता होगी। ठीक है, या कह सकते हैं ये m है। तो ये क्या आ गई प्रवणता, x = 0 पे कितनी आ गई, 3 आ गई, क्योंकि भाई यहाँ पर हम x = 0 पे निकाला तो 0 लगा दिया हमने, x की जगह पे सॉल्व किया, 3 आ गई। तो ये जो आई है क्या है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, यानी कि स्मॉल m बराबर 3। हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर -1/m। तो कैपिटल M बराबर -1/m की वैल्यू कितनी है, 3। दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको करना है, यानी अगर आपसे अभिलंब की प्रवणता पूछी है तो पहले आपको स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी। स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली, फिर आप जो है आराम से आगे का काम भी कर सकते हैं। फॉर्मूला आपको बस प्रिपेयर होना चाहिए
कि आपको अभिलंब की प्रवणता का फॉर्मूला जो होता है वो होता है -(1/m), यानी स्मॉल m बोले तो स्पर्शरेखा की प्रवणता। ठीक है प्यारे, चलिए तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हुआ। आप देखिए ये कह रहा है कि किस बिंदु पर ये वक्र इतने की स्पर्श रेखा है। बिंदु बच्चों हमसे फाइंड आउट यहाँ पे करवाया है, किस बिंदु पर ये वक्र इतने की स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा बच्चों हमसे पूछी है। देखिए बिंदु फाइंड कर मतलब बिंदु फाइंड आउट कराए हैं हमसे, तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएंगे। पॉइंट्स पूछे हैं, पॉइंट भी निकालेंगे। देखिए अभी तक तो अभी इसमें मैं पॉइंट गिवन था x=0, अब इसमें पॉइंट फाइंड कराया तो हम निकाल लेंगे, क्या दिक्कत आ रही है। देखिए कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सवाल, इजी सवाल है बच्चों। ठीक है, आराम से होने वाला है, बहुत ज़्यादा। देखिए इसमें क्या है बच्चों, किस बिंदु पर ये वक्र इतने की स्पर्श रेखा है। ये दो, एक तो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है लाइन, और एक हमें कर्व दे रखा है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका ये 5। लाइन क्या है प्यारे, लाइन जो है y = x+1, ठीक है। और कर्व दे रखा है हमें, कर्व क्या है प्यारे, y² = 4x। ये पैराबोला है, वर्ड राइट हैंडेड पैराबोला। तो यहाँ पर बच्चों ये बोल रहा है कि किस बिंदु पर ये इसकी स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर। तो मान लेते हैं कोई x, y पॉइंट्स हैं, उन पर जो है ये इसकी स्पर्श रेखा है। मतलब कि आप एक इसकी स्पर्श रेखा निकालो, एक इसकी निकालो, दोनों को रख दो इक्वल, तो वहाँ से जो x, y के मान आएंगे वो बिंदु ही, उस बिंदु पर ही ये इसकी स्पर्श रेखा होगी। ठीक है, तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इसे आप इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दें। तो यहाँ लिखेंगे आप समीकरण 1 की तुलना y = mx + c से करने पर, तो भाई x का गुणांक m है और यहाँ पे 1 है, तो जो m की वैल्यू है वो 1 आ गई। उसके बाद कर्व पे आ जाइए आप, इसकी आप अवकलन करिए। तो समीकरण 1 का x के, समीकरण 2 का प्यारे है ना, 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y² का होगा 2y और dy/dx बराबर 4x की वैल्यू 1, तो dy/dx बराबर 4/2y। ये भी प्रवणता है बच्चों, ये लाइन 2 की प्रवणता है, ये लाइन 1 की प्रवणता है। तो ये किस बिंदु पर ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, इट मीन्स दैट कि इनकी दोनों की प्रवणता आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इन्हें बराबर रख दीजिए बच्चों। इसको चाहे आप m1 नाम दे दो, इसे 2 दे दो, तो m1 = m2, तो 1 = 4/2y। क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 हो गया, तो y की वैल्यू आ गई प्यारे 2, y की वैल्यू 2 आ गई। अब इसे आप उठा के किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए, पुट इन सेकंड लगा दो, तो y² बराबर 4 × x की वैल्यू 2, y² बराबर 4 × x की नहीं, y की वैल्यू लगानी है ना, हाँ y की जगह लगाना है प्यारे 2, तो 2 का स्क्वायर बराबर 4x। ठीक है, 2 का स्क्वायर बराबर 4x। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये 4 बराबर 4x, इससे कट गया एक बार, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। दिस इज योर आंसर। तो x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। तो किस बिंदु पर, तो बिंदु लिख लीजिए, बिंदु x, y यानी 1,2 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, बिंदु 1,2 पर ये इसकी वो होगी, स्पर्श रेखा होगी। ठीक है भाई, बस इतना ही लिख दीजिए। बिंदु पूछे थे, ज़्यादा लैंग्वेज में आपको नहीं जाना है, बस बिंदु पूछे तो बिंदु निकाल दिए हमने। ठीक है, तो किस बिंदु पर ये इसकी स्पर्श रेखा होगी, इसकी प्रवणता निकालो, कंपेयर करके y = mx + c से इसका डिफरेंशिएशन करके निकालो, दोनों को इक्वल रखो, वहाँ से जो पॉइंट्स मिलेंगे उसी बिंदु पर होगी। ठीक है प्यारे, चलो तो ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ आपका। ठीक है, तो इजीली क्वेश्चन समाप्त हो रहे हैं, बशर्ते कि आपने चैप्टर को पढ़ रखा है। देखिए आपने अगर चैप्टर नहीं पढ़ रखा है तो आप भी समझते हैं कि फिर तो समस्या जो है बढ़ेगी। तो आपको जो है बच्चों चैप्टर पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगले क्वेश्चन को लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। चलिए अगले प्रश्न में कहा है कि भुजा में 3% की वृद्धि के कारण भुजा x के घन के आयतन में कितना परिवर्तन होगा प्यारे बच्चे, है ना। भुजा में परिवर्तन हमें दे रखा है, ओके, और उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा ये हमसे पूछा है। भुजा में 3% की वृद्धि कर दी जाती है, भुजा में 3% की वृद्धि कर दी जाती है। तो देखिए जो मैं पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। सबसे पहले यहाँ पे मान लीजिए घन की भुजा x दे रखी है, वैसे घन की भुजा x की आयतन में कितना सन्निकट परिवर्तन होगा। सन्निकट परिवर्तन बच्चों हमसे पूछा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखते हैं पहले घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या होता है भुजा का क्यू, यानी v बराबर भुजा क्यू मतलब भुजा दे रखी है x, तो x क्यू इतना आ गया घन का हमारे पास आयतन। अब इसकी भुजा में 3% की वृद्धि वो बच्चों को कर रहा है, कह रहा है भुजा में वृद्धि 3% है, ठीक है। तो पहले आप इसकी 3% वृद्धि निकाल लेते हैं भाई हम, ठीक है। तो भुजा में वृद्धि, भुजा में वृद्धि बराबर 3%। तो भुजा कितनी है x, तो x में 3% की वृद्धि, तो x गुणा 3/100, यानी हम कह सकते हैं कि इसको जो है 0.03x, ठीक है। अब आयतन में वृद्धि हमसे पूछी है, आयतन में हमसे क्या पूछी है बच्चों, वृद्धि पूछी है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, भुजा में जो वृद्धि है उसे हम डेल एक्स से भी लिख देते हैं बच्चों, क्या डेल एक्स, इधर डेल एक्स बराबर 0.03x। आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन हमसे पूछा है, तो आयतन में क्या दे रखा है v बराबर एक्स क्यू। तो इसका आप अवकलन करेंगे तो क्या होगा बच्चों, 3 ओवर dx बराबर 3x² और x का x के सापेक्ष t के सापेक्ष dx/dt, ठीक है भाई। अब देखिए आगे क्या करने वाले हैं, इसका बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा, बस वैल्यू आप लगा दीजिए, ठीक है। तो dv/dt तो हमें निकालना है बराबर 3x², और इसे आप dx/dt लिख सकते हैं या डेल एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। हमने परिवर्तन को डेल एक्स में ले लिया है तो डेल एक्स लगा देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो 3x² इंटू डेल एक्स की वैल्यू 0.03x, 0.03x, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो आपका आंसर जो है आ ही गया, ये समझिए। बस इसका मल्टीप्लाई आपको करना है। देखिए करेंगे तो हम क्या होगा भाई, 3 तिया 9, ठीक है, और पॉइंट इसमें जो है 2 बात इतना, ठीक है, और x का x² में करेंगे x3, इससे जो है आंसर आयतन में सन्निकट परिवर्तन आ गया, ठीक है। तो जो भी आपको पहले आयतन निकाल लीजिए, भुजा में वृद्धि 3%, तो वृद्धि करके डेल एक्स निकाल लीजिए, आयतन में परिवर्तन अवकलन कर दीजिए, ठीक है। 3x² डेल एक्स की वैल्यू लगा दीजिए, आपका मल्टीप्लिकेशन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन हैं बच्चों, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन हार्ड हों, बशर्ते कि आप अगर सही से काम करें तो, ठीक है बच्चों।